अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने करना है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 5.5 है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से 12 तक आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी बेटे, इसके अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर यूज़ हो रहा है वो आता है, वो कहते हैं कि आप लोगों के पास जो गिवन मैट्रिक्स है बताएं कि वो स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स होता क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड stochastic if all of its entries are non-negative and the entries of each column sum to 1। ठीक हो गया। तो अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और मज़ीद अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे बेटा काइंडली आप लोग दूसरों से भी शेयर किया करें, बिकॉज शेयर करना क्या होता है, सदका जारी है। इससे में भी आपकी वजह से, मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए और हेल्प करना अच्छी बात होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में और लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको वीडियो की अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाती है और उसके बाद आप क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं इसकी स्टोकेस्टिक की। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी। पहली बात तो इसके अंदर के जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि ऑल एंट्रीज जो होंगी वो नॉन नेगेटिव होंगी। तीसरी कंडीशन ये है कि ईच कॉलम का जो सम होगा वो इक्वल टू 1 आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप लोग देखें, पहली तो बात, हर एंट्री क्या है, नॉन नेगेटिव है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। ठीक हो गया। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब इसका ऑर्डर सेम है, जितनी नंबर ऑफ रोज मौजूद है उतने ही नंबर ऑफ क्या है, कॉलम्स भी मौजूद हैं। उसके अलावा आप लोगों ने अब चेक करना है कि ईच कॉलम का सम अगर आपके पास 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें जीरो में किसी नंबर को ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही आ गया। ईच कॉलम का 0.2 0.3 0.5 में 0.5 ऐड करें तो ये भी 1 हो गया। 0.3 और 0.7, 0.3 में 0.7 ऐड करें तो ये भी 1। मतलब ईच कॉलम का सम 1 भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ईच एंट्री जो है नॉन नेगेटिव है, तो ये आपके पास स्टोकेस्टिक आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन 1 से 2 के तहत। चेक वेदर द ए मैट्रिक्स इज स्टोकेस्टिक आर नॉट। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स ये गिवन है, इसके बहुत से पार्ट्स हैं लेकिन मैंने इसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 1-2 पार्ट्स को यहाँ पे सॉल्व किया है। बाकी पार्ट्स आप लोगों ने सॉल्व करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों से बाकी पार्ट्स क्या हैं, इजीली सॉल्व हो गए हैं। ठीक है। ऐसे पहला मैट्रिक्स हमें ए गिवन है, इसके अंदर एंट्रीज देखें। पहली बात तो एंट्रीज सारी क्या है, नॉन नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। और दूसरी बात, ईच कॉलम का जो आपके पास सम है वो आपके पास 1 है। ठीक हो गया। और एक स्क्वायर मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर है, तो ये स्टोकेस्टिक है। एक और मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है, इसके अंदर आप लोग गौर से देखें तो ईच एंट्री तो आप लोगों के पास देखें, अगर कॉलम्स का आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू हेल्प वो चेक करेंगे तो वो आपके पास ईच कॉलम का सम भी 1 आ जाता है। जैसे -1/2 +1/2 कैंसिल तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 1/3 1/3 1/3 को ऐड करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर सेम है ना, 3 तो ऊपर वाले 3 नंबर ऐड करें, 3/3 बनेगा, वो भी कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। मतलब ईच कॉलम का सम तो 1 आ रहा है और स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन तीसरी कंडीशन ये थी कि ईच एंट्री जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक एंट्री क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई। इसके वजह से ये स्टोकेस्टिक नहीं रहा। ठीक हो गया। साथ कंडीशन, अगर वो आपसे रीज़न पूछते तो रीज़न साथ बता दिया कि A2 3 पोजीशन के ऊपर, मतलब सेकंड होगी, थर्ड एंट्री जो है वो नेगेटिव आ रही है, जो कि हमारी इस कंडीशन या हमारी डेफिनेशन को स्टोकेस्टिक की सेटिस्फाई नहीं कराती। इस तरह अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से 4 तक की, तो कहता है यूज़ द फार्मूला 11 एंड 12 टू कंप्यूट द वेक्टर x4 इन 2 डिफरेंट वेज। अब फार्मूला जो है आपकी बुक के अंदर गिवन है, जब एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 5 की 5.5 एक्सरसाइज ओपन करेंगे तो उसके अंदर मिल जाएंगे। ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को उनको 2 डिफरेंट वेज जो उसके अंदर आप लोगों को फार्मूला 1 और 2 के नाम 11 और 12 वो कह रहे हैं, वो यहाँ पे यूज़ करना सिखाती हूँ। ठीक है। अब देखें, आप लोगों ने एक x4 वेक्टर फाइंड करना है और आप लोगों को गिवन जो क्वेश्चन के अंदर होगा हमेशा p मैट्रिक्स और साथ एक x नोट का मैट्रिक्स वेक्टर गिवन होगा। ठीक हो गया। हम लोगों ने इस दोनों को यूज़ करते हुए हम लोगों ने x4 वेक्टर क्या करना है, फाइंड करना है। अब पहला मेथड यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने सपोज करें x1 जब कैलकुलेट करना है ना, आप लोगों ने वहाँ तक इसकी एट्रिशन कैलकुलेट करनी है जब जहाँ जिसकी वैल्यू उन्होंने हमें रिक्वायर्ड की हुई है। x4 तक हम लोगों ने इसको लेके जाना है। अब पहले बात x1 कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने करना है p x नोट। ठीक है।
पी के मैट्रिक्स को एक्स नोट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही x2 निकालेंगे तो हम लोगों ने पी x1 मतलब ये जो x1 का आंसर आया होगा इसको नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर यूज़ कर लेना है। पी का मैट्रिक्स लिखेंगे, साथ x1 का मैट्रिक्स लिख देंगे और आपके पास इस तरह से आंसर आते जाएंगे। ये x3 फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, पी x2 कर देना, मतलब ये जो x2 का यहाँ आंसर आया होगा उसको अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है। और इसी तरह करते करते आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, x4 के वेक्टर की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। आप वीडियो पॉज करके ये चीज़ें नोट भी कर सकते हैं और बाकायदा कैलकुलेटर लेके इन चीज़ों को वेरीफाई भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई आपको करेक्शन नज़र आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये था इस क्वेश्चन के अंदर, ये फर्स्ट मेथड था जिसके अंदर हम लोग का आइटरेटिव मेथड यूज़ करते हैं कि बार बार जब निकला हुआ आप लोगों के पास एक्स वेक्टर आता है ना, x1 को नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर यूज़ कर लेते हैं, फिर x2 को नेक्स्ट आइटरेशन में यूज़ कर लेते हैं और वहाँ तक तब तक ये प्रोसीजर चलता रहता है जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ जाते। ठीक है, अब इसका बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अंदर आप लोगों के पास इसके अंदर यूँ है कि आप लोगों ने क्या करना है, एक फॉर एग्जांपल x4 निकालना है ना, वहीं वेक्टर तो x4 ही निकल रहा है, लेकिन इस दफ़ा क्या होगा, सेकंड मेथड के अंदर आप लोगों ने p की पावर उतनी लेनी जितना आप लोगों के पास रिक्वायर्ड x होगा। x4 फाइंड करना है तो p की पावर 4 ले लेंगे और साथ x नोट को क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक हो गया। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्रैग करके लिखा हुआ है, बाकायदा आप लोग क्या करोगे, इसको अलग से सॉल्व करके इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे हाँ यहाँ पे थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन बनाई हुई थी। ये देखें, अल्टरनेटिव अप्रोच के थ्रू p4x नोट है, मतलब p के 4 मतलब p के ही मैट्रिक्स को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है और जो आंसर आएगा ना आपके पास उसको फिर आप लोगों ने x नोट के वेक्टर से क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना और आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा x4 का वो आ जाएगा। ठीक हो गया। पहले आप लोगों ने क्या करना है, p4 फाइंड करना है, इन सब के मल्टीप्लिकेशन से आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वो जो आंसर आएगा उसको x नोट के वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है तो आप लोगों के पास रिक्वायर्ड आंसर x4 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने प्रोसीजर करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तक करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 6 तक की। तो वो कहते हैं डिटर्मिन वेदर द पी इज़ अ रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। अब इस पी को रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स कैसे प्रूव करना है, पहले तो बात आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A stochastic matrix such that all the entries of the sum power of the matrix are positive। ठीक हो गया। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि वो जितनी भी उसकी पावर लेंगे ना उस मैट्रिक्स की, हम लोगों के पास जो एंट्रीज होनी चाहिए वो आपके पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, नॉन ज़ीरो का मतलब ये है कि कोई भी एंट्री उस मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो नहीं पड़ी होनी चाहिए। ये रेगुलर स्टोकेस्टिक की कंडीशन होती है और स्टोकेस्टिक की कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कराना चाहिए कि ईच कॉलम का सम 1 होना चाहिए और ईच एंट्री नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। और रेगुलर के लिए क्या है, ईच एंट्री के अंदर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, ये हमारे पास एक पी का मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इसके अंदर देखें आप लोगों के पास ईच एंट्री क्या है, नॉन जीरो पड़ी है, कोई भी एंट्री जीरो नहीं है और ईच कॉलम का सम भी 1 आ रहा है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आ रहा। इसका मतलब ये स्टोकेस्टिक भी है और रेगुलर स्टोकेस्टिक भी है। ठीक हो गया। टी की पावर एन ऑल एंट्रीज आर नॉन जीरो, मतलब टी की पावर एन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एंट्री जीरो हो जाती है तो हम लोगों ने इसी पी मैट्रिक्स को इसी से ही मल्टीप्लाई तब तक करवाते रहना है जब तक आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स है उसके अंदर कोई ज़ीरो ना रहे, कोई एंट्री ज़ीरो ना बचे। ठीक हो गया। अब हम ले लेते हैं इसके सॉल्व करते हुए एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ ले लेते हैं। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपके पास एक टी का मैट्रिक्स गिवन था, इधर देखें टी का मैट्रिक्स एक गिवन है, उसके अंदर आपके पास पहले कॉलम में देखें 2 एंट्रीज के आ गई हैं, 0 आ गई हैं। ठीक है, 0.01 भी होगा तो चलेगा लेकिन 0 एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास ये एंट्रीज जो जीरोज़ आ रही हैं इनको हम लोगों ने नॉन ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को इसी से ही मल्टीप्लाई तब तक करवाएंगे जब तक ये वाली 2 एंट्रीज भी क्या हो जाए, नॉन ज़ीरो ना हो जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर किया हुआ है। मैंने टी का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास फाइनल फॉर्म ये बनी, नॉट ऑल नॉन ज़ीरो, मतलब एक ही मैट्रिक्स को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने से जो आंसर आ रहा है ना उसके अंदर फिर भी एक एंट्री मेरे पास क्या बन रही है, ज़ीरो बन रही है। अब मैं क्या करूँगी, फिर से इसी आंसर को टी से फिर से मल्टीप्लाई करवा दूँगी और अब देखिए मेरे पास जो फाइनल फॉर्म बनी है उसके अंदर कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है कि जो ज़ीरो हो। और ईच एंट्री का अगर आप कॉलम का सम भी देखेंगे तो वो भी आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और उसके अलावा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहली कंडीशन तो आप लोगों ने ये चेक किया करना कि कोई एंट्री ज़ीरो ना बने। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ द रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज ऑफ द टी क्यूब आर नॉन ज़ीरो, सारी नॉन ज़ीरो हो गई हैं। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पी का मैट्रिक्स लिया हुआ है। अब इसका हम लोगों ने चेक करना था रेगुलर स्टोकेस्टिक है या नहीं, तो सारी एंट्रीज देखें पॉजिटिव हैं, ठीक है। ईच कॉलम का आप लोगों के पास सम भी वन आ रहा है और कोई भी एंट्री ज़ीरो नहीं है, ठीक होगा। ये सारा आपके पास रेगुलर स्टोकेस्टिक हो जाएगा। अब इसके अंदर बात करें तो ये स्टोकेस्टिक तो है, देखें इस ईच कॉलम का सम भी वन है, स्केयर भी है और कोई एंट्री नेगेटिव है, लेकिन रेगुलर है या नहीं वो चेक करने के लिए अब क्या करते हैं कि इसकी एक एंट्री क्या ज़ीरो मिल रही है। अब इस हम लोगों ने ज़ीरो एंट्री को भी क्या बनाना है कि नॉन ज़ीरो बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी पी मैट्रिक्स को पी से ही क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आप लोगों का पास क्या आ रहा है, ये देखें दोनों में आप लोगों ने जब इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आ रहा है ना उसके अंदर देखें कोई भी एंट्री जो है वो ज़ीरो नहीं बची, तो इसका मतलब अब ये रेगुलर स्टोकेस्टिक बन चुका है, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके इनके सॉल्यूशंस को भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 10 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 10 के अंदर क्या कहता है, वो कहता है वेरीफाई दैट द पी इज़ अ रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। पहली कंडीशन ये चेक करें जो भी पी मैट्रिक्स गिवन है वो रेगुलर स्टोकेस्टिक है या नहीं। देन फाइंड द स्टेडी स्टेट फैक्टर फॉर द एसोसिएटेड मार्कव चेन, और एसोसिएटेड मार्कव चेन के लिए हम लोगों ने स्टेडी स्टेट फैक्टर क्या करना है, फाइंड करना है। पी मैट्रिक्स हम लोगों को गिवन है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि रेगुलर स्टोकेस्टिक है या नहीं। तो इट इज़ अ रेगुलर एंड स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। कैसे, ईच कॉलम के आपके पास सम भी वन आ रहा है और स्क्वायर मैट्रिक्स पे और कोई एंट्री नेगेटिव भी नहीं है। रेगुलर की कंडीशन तीसरी ये होती है कि कोई एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे कोई एंट्री ज़ीरो भी नहीं पड़ी हुई, तो इसका मतलब ये इट इज़ अ रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। अब फाइंड करते हैं स्टेडी स्टेट वेक्टर वो सोल्व द सिस्टम। इसके लिए हमें एक सिस्टम सॉल्व करना पड़ता है। आई माइनस पी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। जब भी आपको कहा जाएगा फाइंड करें स्टेडी स्टेट वेक्टर, तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, आई माइनस पी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आई यहाँ से आपके पास होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों ने किस ऑर्डर का लेना है, जिस ऑर्डर का आपके पास ये पी मैट्रिक्स होगा ना उसी ऑर्डर का आप लोगों ने ये लेना है। अब इस मैट्रिक्स के देखें रेगुलर मैट्रिक्स 1, बाकी दोनों जीरो हो जाएगी, माइनस का साइन लगाएंगे, पी का मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो हम लोगों ने पुट कर देना है, और उस क्यू की जगह, क्यू का मतलब ये है कि जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स है उतने इसके अंदर क्या होंगे, क्यू के अननोन वेक्टर्स आ रहेंगे। वो आपके पास आ रहे हैं Q1 और Q2 आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब आपको पूरा मैट्रिक्स की एंट्री से क्या है, ज़ीरो है। अब यहाँ पे बात करते हैं, दोनों को पहले हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करवाना है, ठीक हो गया। वन में से वन माइनस, या और सब्ट्रैक्शन कराने का रूल क्या होता है, पहली एंट्री में से पहली वाली को, सेकंड वाली में से सेकंड को, और इसी तरह बाकी प्रोसीजर रिपीट है। थर्ड में से थर्ड को, फोर्थ में से फोर्थ को माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, 0 माइनस 2/3 हो जाएगा, 0 माइनस 3/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। Q1 Q2 और ये वाला सेम एज इट इज़ रहेंगे। अब यहाँ पे इनको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेने के बाद, 1 माइनस 1/4 है ना, तो इसका एलसीएम करेंगे 4 ही आ जाएगा, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, 1 होता है। 1 4 4, 4 माइनस 1 से आपके पास क्या बन जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा हुआ है, ये माइनस 2/3 रहेगा, ये माइनस 3/4 रहेगा, और 1 माइनस 1/3 को हम लोग फिर से एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है 3, और जिसके डिनोमिनेटर में ये एलसीएम वाला नंबर पड़ा होता है वो ऊपर वाला एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक हो गया। 3 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2, और नीचे आ जाएगा 3। तो यहाँ पे मैंने यही एंट्री लिखी हुई है। अब हम मज़ीद क्या करेंगे, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे, बिकॉज हम लोगों का जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ना, जो ये रिक्वायर्ड स्टेडी स्टेट वेक्टर, वो इस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो Q1 और Q2 फाइंड करने के लिए हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। मैंने इसके रो ऑपरेशंस लगाए हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो इधर से ही इक्वेशन दो बनाकर उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपके पास बहुत से मेथड आप लोगों ने अब सीख लिए हैं इस एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा के, जो हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज सॉल्व की हैं। अच्छा जी, मैंने इस पर ऑपरेशंस लगाए हैं। मैंने क्या किया कि सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, अब उसके बाद मैंने जब रो 2 के अंदर रो 1 को ऐड किया है, रो 2 के अंदर रो 1 को ऐड करेंगे हम, ये मैंने साइड पे वर्किंग की हुई है। पहले मैंने रो 2 की वैल्यू लिखी है, फिर उसके बाद मैंने रो 1 की लिखी है। दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस माइनस से ये ऑपोजिट साइन के साथ ये भी कट गई, ये भी कट गया। आपके पास टोटल जो सेकंड आपके पास रो है R2, जिसको हम लोगों ने अपडेट करना है, वो सारी की सारी ज़ीरो हो गई है, ठीक है। अब इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर एक पूरी रो जो ज़ीरो हो जाती है, इसका मतलब उसका एक अननोन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फॉर Q1 और Q2 थे ना, तो मतलब सपोज करें Q2 की वैल्यू अब आपके पास नहीं आएगी। अब मज़ीद मैंने क्या किया, इसकी पिवट पोजीशन को 1 बनाने के लिए पूरी फर्स्ट रो को मैंने 4/3 से डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाएंगे तो फाइनल फॉर्म मेरी ये बनी है। अब यहाँ से मैं बना लूँगी इक्वेशन, और इक्वेशन बनाते हुए मैं Q1 Q2 वैल्यू फाइंड करूँगी। पहली इक्वेशन है आप लोगों को क्या बनेगी, Q1 माइनस 8/9 टाइम Q2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
Q2 टाइम 0 आ जाएगा, Q1 इस साइड पे रहने दें, ये वाली जो -8/9 Q2 दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे। अब यहाँ से आपके पास देखिए Q1 की वैल्यू बन गई Q1 की वैल्यू बन गई 8/9 Q2। अब कोई वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के इक्वल ऐसी कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, इसलिए हम लोगों को इस तरह की जब फॉर्म बना करेगी, कोई रो ज़ीरो हो जाया करेगी, तो आप लोगों को जो पैरामीटर या जो वेरिएबल मिसिंग हुआ करेगा उसकी जगह न्यू पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास Q2 की वैल्यू नहीं आ रही, Q1 की आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप Q1 की कहते हैं तो Q1 की वैल्यू Q2 की फॉर्म में आ रही है, और अगर Q2 की वैल्यू देखें तो Q1 की फॉर्म में आ रही है। तो दोनों में से किसी एक को नए वेरिएबल के इक्वल सपोज करना है। तो मैंने Q2 को इक्वल टू T ले लिया है। अब अगर यहाँ पे Q2 की जगह प्लेस करूँगी तो मेरे पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी 8/9 T आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं Q1, देखिए Q2 की वैल्यू T आ गई और Q1 की वैल्यू 8/9 T आ गई। अब स्टेडी स्टेट वेक्टर के अंदर आप लोगों के पास एक कंडीशन होती है, ये Q1 और Q2 निकालने के लिए। अब Q1 की वैल्यू आई 8/9 T आ गई है और Q2 की वैल्यू है T है। अब इसके लिए स्टेडी स्टेट वेक्टर फाइंड करने की कंडीशन ये होती है, जो आपके पास Q मैट्रिक्स के अंदर Q1 और Q2 होते हैं, इनका सम आपके पास इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ Q1 और Q2 की जो मेरे पास वैल्यूज़ आई थी मैंने यहाँ पे प्लेस की और मैंने T की वैल्यू फाइंड की है। एलसीएम से सॉल्व किया, 9 एज इट इज़ रहेगा। आप लोगों को दोनों का एलसीएम 9 आ जाएगा। यहाँ पे जिसके डिनोमिनेटर एलसीएम वाला नंबर पड़ा उसको ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ लिख लेते हैं और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं। 9 और 8 आपके पास 17/9 T आ जाएगा। T इधर रहने दें, 17/9 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड करवा देंगे, तो ये उस उधर का रेसिप्रोक हो जाए, रिवर्स हो जाएगा। तो 9 और 17 T की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगी, ये जहाँ पे मेरे पास Q वेक्टर आ रहा है, स्टेडी स्टेट Q वेक्टर जो मैं कैलकुलेट कर रही थी, उसकी जगह मैंने इस T की जगह क्या करूँगी, जाके वैल्यूज़ को प्लेस कर दूँगी। 8/9 पहले था, T की वैल्यू आ रही 9/17, ठीक है, और T की वैल्यू आप लोग के पास 9/17 है। यहाँ से 9 से कैंसिल, 8/17 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 9/17। और यही आप लोगों के पास स्टेडी स्टेट वेक्टर जो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड था ये आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक आप लोगों ने यही प्रोसीजर सेम एज इट इज़ क्या करना है, रिपीट करना है। ओके जी, अब बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 की। वो क्या कहता है, कंसीडर अ मार्कअप प्रोसेस विद द ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक हो गया, मार्कअप प्रोसीजर को हम लोगों ने क्या करना है, प्रोसेस को यूज़ करना है और ट्रांजिशन मैट्रिक्स के कुछ आप लोगों के पास रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। पहली बात तो आप लोगों के पास जो मैट्रिक्स गिवन है इसके अंदर कुछ स्टेट्स हैं। अब ये आपके पास स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, जो रोज़ ये वाली है, ये आपकी इनिशियल कंडीशंस को शो करती हैं। और ये जो कॉलम होता है ये मूव टू, जिसके अंदर आप लोगों ने मूव करना होता है उसको शो कर रहे होते हैं। ये स्टेट 1 के लिए, ये स्टेट 2 के लिए। अब याद रखिएगा मार्कअप प्रोसेस तभी यूज़ होता है जब आप लोगों के पास कोई मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स पड़ा हो। ठीक हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये स्टेट्स क्या होंगी, आपस में कंपेरेबल नहीं होंगी। अब पहली कंडीशन उन्होंने पूछे हुआ है, व्हाट डज द एंट्री 0.2 रिप्रेजेंट। 0.2 ये जो पहली एंट्री है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके आंसर के लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए सॉल्यूशन बना के भी रखा हुआ है। सॉरी, 0.2 के लिए हम लोगों के पास आएगी कंडीशन, ये मैंने लिखी थी, हाँ ये थी है। अच्छा जी, इसके अंदर वो कहते हैं रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल स्टे इन द स्टेट 1 व्हेन इट इज़ इन स्टेट 1। मतलब आप लोगों के पास ये मैं सामने क्वेश्चन भी रख देती हूँ। अब यहाँ से देखिए स्टेट 1 के अंदर ही है और यहाँ से भी आप लोग स्टेट 1 के अंदर ही रह रहे हैं। और अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 याद हो तो हम लोगों ने पोजीशन इस तरह से निकालनी सीखी थी कि ईच एंट्री की क्या पोजीशन है। तो पहली रो के अंदर ये पहली स्टेट के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया, इसकी पोजीशन क्या है, रो 1 के अंदर सेकंड नंबर पे मौजूद है। ये रो 2 के अंदर, रो 2 नहीं, यहाँ पे ए इसका नाम रख दे, रो 2 है और एंट्री 1 है। ये आपके पास क्या आ जाएगी, रो 2 ही है और एंट्री भी क्या है, 2 है। तो ये सब मैंने इनकी पोजीशन के लिए लिखा है। अब इसका मतलब पहले A11 का मतलब है, अब ये अगर मैं किसी एंट्री की पोजीशन लिखती हूँ ना A11 की फॉर्म में, तो ये जो पहली वैल्यू होती है ना ये इनिशियल कंडीशन को शो कर रही होती है, इनिशियल स्टेट को शो कर रही होती है। ये इसकी पोजीशन की जो दूसरी वैल्यू है ये उसकी जिसके अंदर उसने मूव करना होता है उसको शो कर रही होती है। जैसे 0.2 की बात करें तो 0.2 के लिए मैंने आंसर लिखा हुआ है जी कि ये रिप्रेजेंट करती है प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल स्टे इन द स्टेट 1 व्हेन इट इज़ इन स्टेट 1, कि सिस्टम स्टेट 1 के अंदर ही रहेगा और इसकी प्रोबेबिलिटी भी स्टेट 1 के अंदर ही रहेगी। और ये मूव भी किस स्टेट के अंदर करेगा, 1 के अंदर ही करेगा। 1 का मतलब है स्टेट 1 में ही है और ये मूव भी किसके अंदर करेगा, स्टेट 1 में ही करेगा।
सेकेंड कंडीशन है व्हाट डज द एंट्री 0.1 रिप्रेजेंट। तो 0.1 के देखे पोजीशन क्या आ रही है A12, मतलब है तो ये स्टेट 2 के अंदर, ठीक हो गया, और ये मूव किसके अंदर करेगा, स्टेट 1 के अंदर। समझ आ रही बात की। 0.1 के लिए मैंने फिर आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ है आंसर में प्रोबेबिलिटी that the system will move to the state 1 when it is in state 2। जब ये state 2 के अंदर होगा तो फिर ये move किसके अंदर करेगा, state 1 के अंदर। मतलब आपके पास ये पोजीशन मैंने लिखी हुई है 1 2, स्टेट 2 के अंदर है और मूव करेगा स्टेट 1 के अंदर। ये सेकंड वाले का आंसर था। थर्ड पढ़ते हैं, इफ़ द सिस्टम इज इन स्टेट 1 इनिशियली, अगर इनिशियली वो स्टेट 1 के अंदर है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इन स्टेट 2 एट द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब उन्होंने कहा कि आप स्टेट 1 के अंदर ही हैं और आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो क्या होगी जब आप स्टेट 2 के अंदर मूव कर जाएं। ठीक है, आप लोगों ने इसको यूज़ करते हुए इसके लिए थोड़ा सा सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सोल्यूशन के कैलकुलेशन के लिए उन्होंने लिखवाया हुआ है जी, एक मिनट बेटे जी, हाँ जी ये मैंने। अब देखें आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन था और वो कह रहे थे आप स्टेट 1 के अंदर हैं, ठीक है, और आपने आपके पास स्टेट 2 की कोई कंडीशन मौजूद नहीं थी, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी हुई थी। दोबारा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। कहते हैं इफ़ द सिस्टम इज़ इन स्टेट 1 इनिशियली व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इन स्टेट 2 एट द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। आप स्टेट 1 के अंदर या 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपने इसी पी जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा उसके साथ ये वाला वेक्टर क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब स्टेट 1 के अंदर स्टेट 2 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो उसकी जगह हम लोगों ने एंट्री क्या लिख देनी है, 0 लिख देनी है। दोनों का हम लोगों ने क्या लेना है, प्रोडक्ट दोनों मैट्रिसेस का, आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इसके अंदर आप लोग इनिशियली स्टेट 1 में थे, आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी बतानी थी स्टेट 2 में जाने की। तो ये जो आपके पास पहली वाली वैल्यू है किसको शो करती है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अंदर स्टेट्स लिखवाई हुई थी ना, ये स्टेट 1 को शो करती है और ये किसको शो करती है, स्टेट 2 को शो करती है। पहली वैल्यू स्टेट 1 की, दूसरी स्टेट 2 की। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो स्टेट 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई और ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, स्टेट 2 की। तो मतलब आपके पास जाएगा देयरफॉर द सिस्टम इज इन स्टेट 1 इनिशियली, therefore the probability is 0.8 probability that it will be in the state 2 at the next observation। मतलब 0.8 आपके पास